नमस्कार बच्चों। इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में आपने चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़े थे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था और चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर दिए थे। ठीक है। और लास्ट में अपन ने कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। तो हेडिंग डला हुआ है जैसा कि आपके सामने, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है। तो आइए समझते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। जो कूलम्ब्स लॉ होता है, ये दो चार्ज पार्टिकल के बिटवीन फोर्स को डिफाइन करता है। अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, किसी डिस्टेंस पे वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के बारे में कूलम्ब्स लॉ बताता है। आइए समझते हैं। आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1, दूसरा है Q2। इस प्रकार से आपके पास चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस R है। ठीक है। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। इस प्रकार लिखते हैं Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के। इस प्रकार से आप कूलम्ब्स लॉ डिफाइन करते हैं। ठीक है। अगर आप इनको कंबाइंड फॉर्म में लिखें तो आप लिखेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिफाइन होता है। यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, यहां पे आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। R इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, आर कैप लिख देते हैं। तो जो डायरेक्शन होती है कूलम्ब फोर्स की, वो किसके अलोंग होती है, दोनों चार्ज पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है, सेम नेचर के हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिएगा आप, दो चार्ज पार्टिकल, एक Q1 है दूसरा Q2 है, बोथ आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस R। ओके। दोनों की नेचर यहाँ पे सेम है, तो Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, Q2 चार्ज की वजह से Q1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है। बात करते हैं दोनों की नेचर, जैसे दोनों चार्ज Q है बट नेचर अपोजिट है, एक प्लस Q है एक माइनस Q है। बात करते हैं माइनस Q चार्ज पे लगने वाले फोर्स की, प्लस Q चार्ज की वजह से। जब आप इसको ओरिजिन मान लेंगे और इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स देखेंगे, जाहिर सी बात है अगर आप फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना आएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, साथ में आर केप आ जाएगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, प्लस आर केप डायरेक्शन है। माइनस साइन को आर केप के साथ लिखेंगे तो माइनस आर केप। दैट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा।
आपने ऐसा नहीं, आपने इस तरीके से दोनों चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू माइनस क्यू, इसकी वजह से आपको इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देखना है। अभी आपने इसकी वजह से इस पर देखा, अब आप इसकी वजह से इस पर देखेंगे। एक मिनट, अब आप इसको ओरिजिन मानेंगे और इस पर देखेंगे, कोई बात नहीं है। इसको जब ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स लगेगा तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो तो कुछ इस प्रकार होगा। और ये डायरेक्शन आर कैप अगर मान लेंगे, यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि जो दो अपोजिट चार्ज होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो यहाँ पे जो इक्वल चार्ज होते हैं जिनकी नेचर सेम होती है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं। इस सिचुएशन में दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि सेम अगर चार्ज की पोलैरिटी सेम है, दैट मींस वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज की पोलैरिटी एक दूसरे से डिफरेंट है, दैट मींस एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे। क्लास की शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ने के साथ साथ काफी सारी मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, काफी सारी वेक्टर कैलकुलस का, डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का, कोऑर्डिनेट सिस्टम का बहुत मात्रा में यहाँ पे यूज होने वाला है, आप कह सकते हैं। तो खूब सारी मैथमेटिक्स सीखेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टेट के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इसको लिखते हैं। हेडिंग डालिए, कूलम्स लॉ। लिखिए, दिस इज फंडामेंटल लॉ, दिस इज अ फंडामेंटल लॉ which state the the force between charged particle, which state the force between charge particle, ठीक है। यहां पे लाइन चेंज करके लिखेंगे, द फोर्स is directly proportional to the product of the charges. The force is directly proportional to the product of these charges and inversely proportional to the square of distance between
both charge particle. ठीक है, if this is q1 charge and this is q2 charge and r is the distance between them, then force is directly proportional to q1 q2, and this is equation number 1, and force is inversely proportional to r square. This is equation 2. कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, from equation 1 and equation 2, F is directly proportional q1 q2 upon r square, q1 q2 upon r square. Then F is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, in vector form, in vector form, F vector is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, and that is r cap. तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखते हैं तो आपने मैकेनिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी देखा होगा। आपने वहां पे देखा हो बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर माइनस r कैप, इफ यू टॉक अबाउट वेक्टर फॉर्म। तो काफी सिमिलैरिटीज हैं, यहाँ पे भी फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की जब आप बात करते हैं, यहाँ पे भी दो मासिव बॉडीज के बिटवीन की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आप चार्जेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप बॉडी की मासेस की बात करते हैं, यहाँ पे आप एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे आप के भी लिखते हैं। यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जी डिफाइन करते हैं। बट जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ऑलवेज नेचर जो होती है इसकी अट्रैक्टिव होती है। बट इन द केस ऑफ कूलम फोर्स द नेचर ऑफ द फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट विल डिपेंड द नेचर ऑफ द चार्जेस। ओके, तो काफी सिमिलैरिटीज है दोनों फॉर्मूलों में, दोनों एक्सप्रेशन में। तो ऐसे ही नॉलेज के लिए बता दिया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ कूलम्स फोर्स is along the line joining them। यहां तक तो आपने अपने स्कूल लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है, बट ये क्लास एमएससी की है तो यहाँ पे इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स और करेंगे। तो मैथमेटिक्स कैसी रहने वाली है, आइए उस पे ध्यान से गौर करते हैं। ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। एक चार्ज यहाँ पे Q1 चार्ज हो गया, एक Q2 चार्ज हो गया, ठीक है।
इसे Q1 बोल दीजिए, इसे Q2 बोल दीजिए, इसे Q1 बोल दीजिए, इसे Q2 बोल दीजिए, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, इस प्रकार से इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं R वेक्टर की। अगर आप फोर्स लिखना चाहते हैं Q2 पे Q1 की तरफ से तो इस प्रकार से बना दीजिए, ये R वेक्टर हो गया। ठीक है, देन R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। कैसे लिखा गया? ये वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से लिखा गया है। R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है R वेक्टर की, देन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी पढ़े हैं। जो यूनिट वेक्टर होता है कैसे लिखा जाता है, आइए ध्यान से देखते हैं। वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, देन आर कैप इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इस प्रकार से एज इट इज लिखा और क्या लगा दिया आपने? मॉडुलस लगा दिया। ठीक है, इसको आपने कुछ समीकरण डिफाइन नहीं किया तो इसको आप दे दीजिए समीकरण नंबर 3, लिखवा देंगे, अभी समय देंगे लिखने के लिए, भले बड़े आराम से समझिए। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और R का मैग्नीट्यूड कितना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और R का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे R कैप लिखा हुआ है तो R कैप किस प्रकार लिखेंगे? यहाँ पे वैल्यू गिवन है R2 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फर्दर F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर लिखा हुआ है। बहुत ही बेसिक सा रूल आपने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है कि बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है। लिख लेते हैं Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे लिखते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पावर यहाँ पे क्यूब हो जाएगी, साथ ही साथ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो इस प्रकार से जनरलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है कूलम्ब फोर्सेस को। ठीक है, लिख लीजिए, और MTR लगा लीजिए, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, फिर कभी आपको MTR का मतलब भी बताएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब लिखा जा सकता है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे जानते, कुछ बच्चों को जानने की इच्छा होगी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिए बच्चों।
नोट कर लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका ओरिजिन हो गया। तुरंत प्रभाव से नोट कर लीजिए। इसी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना है। यहाँ पे लिखेंगे देन द Coulomb's force can be attractive or repulsive। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग देखते हैं कि कभी कभार जो आपका कूलम फोर्सेस हैं, ये कुछ समय के लिए वैलिड भी नहीं हो सकता है कभी कभार। तो कभी कभार किस तरीके से वैलिड नहीं होगा, ये जिस फॉर्म में अपन पढ़ते हैं उस फॉर्म में बहुत सी बार लागू नहीं होता है। तो कुछ वैसी चर्चाएं भी अपन आज की इस क्लास में करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड किसी के पास नहीं हो सकती है। कोई भी पार्टिकल है वो जो मैक्सिमम स्पीड गेन कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल या उसके इक्विवेलेंट गेन कर सकता है। इससे ज्यादा स्पीड किसी भी पार्टिकल के पास नहीं होती है। तो आइए थोड़ी चर्चा करते हैं उस पे। आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 एंड Q2, ठीक है। और इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 1 लाइट ईयर है, 1 लाइट ईयर, ठीक है। रेस्ट स्टेट में है दोनों के दोनों। तो आप कहीं इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जनरली इसको आर बोल देते हैं अभी के लिए, 1 लाइट ईयर है, बट इन टर्म्स ऑफ आर अपन लिख देते हैं, ठीक है। Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा, आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और आप लिखेंगे कूलम्स लॉ से F बराबर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से लगेगा। फोर्स ऑन Q2, Q2 Q1, तो यहाँ पे फोर्स ऑन 2 Q2 1 लिख दिया आपने। इस पे फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन 1 Q2 2। यहां पे जब आप लिखेंगे F1 2 की वैल्यू, ये कितनी होगी, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होगी। आप कहेंगे नो प्रॉब्लम सर, लग तो रहा है, कहां दिक्कत है। हम भी कह रहे हैं लग रहा है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में है और कूलम फोर्स से अपन डिफाइन करते रहे कुछ इस प्रकार से ही, ठीक है। अब नई सिचुएशन क्या लेके आते हैं, ध्यान से देखिएगा।
आपने इस Q2 चार्ज में डिस्टरबेंस जनरेट कर दिया और डिस्टरबेंस जनरेट करके आपने इसको शिफ्ट कर दिया, बहुत स्मॉल शिफ्टिंग आपने किए और आपने इसको शिफ्ट करके आप Q चार्ज को यहां पे ले आए, आपने डेल्टा आर शिफ्टिंग कर दी। ठीक है, आपने शिफ्टिंग कब की? आज ही की बात कर लेते हैं। आपने 8 फेब 2022 को ये शिफ्टिंग की। ठीक है, अब इस चार्ज पार्टिकल पे भाई अकॉर्डिंग अगर कुलम्ब्स लॉ की बात की जाए तो अब दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन जो डिस्टेंस बची है वो r माइनस डेल्टा आर बची। तो जो यहाँ पे Q1 पे फोर्स F12 की जो वैल्यू होनी चाहिए, F12 की जो चेंज्ड वैल्यू होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस डेल्टा आर का स्क्वायर इस प्रकार से होनी चाहिए। दैट मीन्स फोर्स इंक्रीज हो जाना चाहिए बिकॉज आपकी डिस्टेंस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, और फोर्स क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मतलब Q1 चार्ज जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करना चाहिए। बट जब आपने यहां पे डिस्टरबेंस जनरेट किया, ध्यान से सुनिएगा, जब आपने यहां पे डिस्टरबेंस जनरेट किया, शिफ्टिंग की, उसकी इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में, यहां से इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 ईयर का समय लगेगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी आप किसी इंफॉर्मेशन को भेजते हैं तो कम से कम 1 ईयर का समय तो लगेगा। तो 1 साल के दौरान तक ये चार्ज पार्टिकल Q1 है उस पे इतना फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है। जैसे ही इसको पता लगा कि यहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ है, शिफ्टिंग हुई है, फिर ये कहेगा ठीक है, जैसे शिफ्टिंग हुई इसको पता लग गया डिस्टेंस कितनी है, r माइनस डेल्टा आर है, तो आपका ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। कब? जब आप बात करेंगे 8 फेब 2023 की। तो 2000 इस पीरियड से इस पीरियड के दौरान, इस पीरियड से इस पीरियड के दौरान जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो F12 बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ही लगेगा, ना कि ये लगे। ये कब लगेगा? 1 साल बाद जब इंफॉर्मेशन पहुंच गई। ठीक है, अब ये लगना प्रारंभ हो जाएगा, लिखना नहीं, केवल समझना है। और आप लिखना चाहें तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो 1 साल बाद यहां पे फोर्स चेंज होगा, जबकि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या कहते हैं कि जितना फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा है उतना ही फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। तो जिस स्वरूप में अपन पढ़ते हुए आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में दिक्कत है। तो और इस एग्जाम्पल के तहत अपन देख भी पा रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्शन किया और उसका इफेक्ट आप कुछ डिस्टेंस पे देख रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचने में टाइम तो लगना है। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं जो सफिशिएंट टाइम से, बहुत पहले से, अभी अभी नहीं, बहुत लंबे समय से रेस्ट स्टेट में रखे हुए हैं, उनके बिटवीन की डिस्टेंस आर है, और एक की वजह से दूसरे पे आप फोर्स देख रहे हैं, दूसरे की वजह से पहले पे आप फोर्स देख रहे हैं, तब ठीक है, तब कूलम्ब्स लॉ रिजल्ट देता है और अपन यूज भी करते हैं। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट बहुत लंबे समय से रेस्ट में नहीं है, हाल फिलहाल ही में डिस्टरबेंस जनरेट हुआ है, और आप दोनों चार्ज पार्टिकल के बिटवीन फोर्स देखना चाहते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ से आप फोर्स नहीं देख सकते, क्योंकि जैसे यहां पे इस एग्जांपल में देखा, आपने डिस्टरबेंस जनरेट किया, बट उस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन
कितने समय बाद पहुंची? एक साल बाद पहुंची। 1 ईयर तक Q1 पे फोर्स कितना लग रहा होगा? आप कहेंगे सर F12 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लग रहा होगा। बट अगर इसकी बात करते हैं, जब आपने इस चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां शिफ्ट किया, तो शिफ्ट करने की प्रक्रिया के दौरान ही ये पहले से रेस्ट में और बहुत पहले से रेस्ट में है, ठीक है। शिफ्ट करने जैसे आपने यहां से इसको स्मॉल शिफ्ट किया, इस Q2 चार्ज को पता लग गया कि डिस्टेंस R नहीं रही, R से क्या हो गई? R माइनस डेल्टा R हो गई। और इस Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो पहले से स्ट्रॉन्ग लगेगा। F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस डेल्टा R का। और ये सब प्रक्रिया 8 तारीख को ही पूरी हो गई, तो 8 तारीख से ये फोर्स लगना प्रारंभ हो जाएगा किस पे? तो Q2 पे फोर्स कितना लग रहा है? ध्यान से देखिएगा। Q2 पे फोर्स लग रहा है, जैसे आपने शिफ्टिंग की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R माइनस डेल्टा R का स्क्वायर। और जब आप बात कर रहे हैं Q1 पर लगने वाले फोर्स की, ये Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ही लग रहा है। दोनों फोर्स इक्वल नहीं हुए। और यहां तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की अगर अपन बात करते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स लगता है, शायद वो भी वही लेट हो गए। 1 साल तक तो नहीं लग रहा है। 1 साल तक Q1 पे फोर्स Q2 पे फोर्स इतना लग रहा है और Q1 पे फोर्स इतना लग रहा है। ये अलग बात है कि साल भर के बाद में यहाँ पे तो ये तो इतना ही रहेगा, साल भर के बाद में यहां से आप यहां पहुंच जाएंगे। ये 8 फेब 2021 की बात है और ये 8 फेब 2022 की बात है। 8 फरवरी 2022 के बाद तो दोनों यहाँ पे न्यूटन्स लॉ भी फॉलो हो रहा है। बट उस 21 से 22 के 22 यहाँ पे 23 आएगा। अपन 22 के केस में देख रहे हैं 22 और यहाँ पे 23। तो 22 से 23 की प्रक्रिया 1 साल के समय के दौरान यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे अपन जो देख रहे हैं कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो कभी कभार थोड़े समय के लिए अप्लाई नहीं भी हो सकता है। जनरली अप्लाई होता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, वो सफिशिएंट टाइम पहले से रेस्ट स्टेट में है। कितना समय मिनिमम होना चाहिए के बारे में बात करते हैं अगर अपन, तो कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो आप यहां पे टाइम बराबर क्या देखते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मिनिमम कितना टाइम होना चाहिए जिससे पहले से वो रेस्ट स्टेट में हो? तो R/c। इतने टाइम पर जब आप फोर्स जैसे मुझे अभी फोर्स देखना है और इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो R/c समय पहले से ये रेस्ट स्टेट में होने चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं, जब ये रेस्ट स्टेट में है तो आप यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ये इनहेरेंट अजम्पशन मान के चलते हैं कूलम्ब्स लॉ के अंतर्गत कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। बट कि जबकि पिक्चर कुछ डिफरेंट है। तो अगर अपन ऐसा कहें कि एक चार्ज पार्टिकल ने दूसरे चार्ज पार्टिकल पे और दूसरे चार्ज पार्टिकल ने पहले चार्ज पार्टिकल पे कभी फोर्स लगाया ही नहीं था। ध्यान से सुनिएगा,
अगर आप कहे कि एक चार्ज पार्टिकल ने दूसरे चार्ज पार्टिकल पर और दूसरे चार्ज पार्टिकल ने पहले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाया ही नहीं था, ध्यान से सुनिएगा, तो अपन यहाँ पे एक नई फिजिकल एंटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट स्टेट में, से क्या होता है, एक फील्ड का जनरेशन होता है, फील्ड जनरेट होता है। ये कहानी मैंने किस लिए बताई है, क्योंकि मैं अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो सिचुएशन आपने देखी, अब सिचुएशन आप देखिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक Q1 चार्ज पार्टिकल एक Q2 चार्ज पार्टिकल है, तो Q1 चार्ज पार्टिकल की वजह से, Q1 चार्ज पार्टिकल की वजह से, एक मिनट, Q1 चार्ज पार्टिकल से इस प्रकार से चारों ओर फील्ड होगा। इस Q1 चार्ज पार्टिकल से डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे इस प्रकार से फील्ड डिफाइन होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता है, जैसे बात करते हैं यहां से R डिस्टेंस की, यहां से अगर आप बात करते हैं इस R डिस्टेंस की, तो R डिस्टेंस पे जब Q2 चार्ज पार्टिकल आया, तो Q1 की वजह से उस R डिस्टेंस पे क्या होगा, फील्ड होगा। और उस फील्ड की वजह से, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा। और फोर्स कितना लगेगा, F2 बराबर Q2 E1 वेक्टर। इस प्रकार से फोर्स लगेगा, फोर्स जनरेट होगा Q2 पे, Q1 चार्ज की वजह से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो कुछ इस प्रकार से फोर्स आता है। अब यहां पे जैसे ही सर, फिर यहां पे भी तो डिस्टरबेंस का केस आएगा। जब आपने यहां पे डिस्टरबेंस जनरेट किया, जब आपने यहां पे डिस्टरबेंस जनरेट किया, तो कुछ समय बाद जब तक इस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन यहां तक नहीं पहुंचती है, तब तक जो फील्ड लग रहा होगा वो यही लगेगा। और जब इस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन यहां तक पहुंच जाती है, तो यहाँ पे जो फील्ड फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड भी चेंज हो जाएगा। जबकि आपने ऊपर देखा था, उसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर Q1 और Q2 की बात करते हैं, अगर Q1 और Q2 की बात करते हैं, तो Q1 तो रेस्ट स्टेट में ही है, और उसकी वजह से R माइनस डेल्टा R पे भी फील्ड होगा और R पे भी फील्ड होगा। जब आप इसे यहां से यहां ले जाएंगे, तो Q2 को फील हो जाएगा कि वो स्ट्रोंगर फील्ड की ओर जा रहा है। कि जाहिर सी बात, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, दैट मींस फील्ड स्ट्रोंगर होगा इन कंपैरिजन ऑफ दैट। तो यहां से यहां तक जाएगा तो ये स्ट्रोंग फील्ड फील करने लग जाएगा, तो इस पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। जबकि आपने यहाँ पे डिस्टरबेंस जनरेट किया, तो उस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगी, तब तक यहाँ पे पुराने वाला फील्ड ही रहेगा। तो जब जैसे ही तो पुराने वाला फील्ड रहेगा, तो फोर्स भी पुराना ही रहेगा। और जैसे ही इस डिस्टरबेंस की इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंच जाती है, यहाँ पे फील्ड नया आ गया, और यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो जाएगा। तो ज्यादा अगर अच्छे से बोले, तो चार्ज होता है, चार्ज रेस्ट स्टेट में है, तो उससे फील्ड जनरेट होता है। और जब फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल आता है, तो वहां पे क्या डिफाइन होता है, फोर्स डिफाइन होता है। तो अपन फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आई होप आपको ये इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर सफिशिएंट टाइम से दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट स्टेट में बने हुए हैं, दैट मींस कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, आप अप्लाई करते हैं और आपके आंसर्स आते हैं। बट अगर आपने थोड़ा सा डिस्टरबेंस किया, तो फिर
कूलम्ब्स लॉ तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक इंफॉर्मेशन पहुंच ना जाए। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो कूलम्ब्स लॉ कभी कभार थोड़े समय के लिए अप्लाई नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जितनी भी अपन इस इलेक्ट्रोस्टैट के कोर्स के दौरान चर्चा करेंगे वो चार्ज को स्टैटिक मान के ही करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट एक इंटरेस्टिंग थिंग थी, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो आपको बताना जरूरी था। तो इस चर्चा के दौरान मैंने उसको इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आपको पसंद आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं इसे। ये इतना सिचुएशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहें। ठीक है, आप अपने शब्दों में लिख सकते, इतने कैपेबल आप हैं। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं एक इंडिपेंडेंट फिजिकल इंटिटी है, जिसका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व है कि चार्ज पार्टिकल होंगे तो वहां से फील्ड जनरेट होंगे। क्लास का जब इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी इस अपने कोर्स की क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट एंड चार्ज पार्टिकल इन मोशन दोनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फील्ड जनरेट होते हैं। ठीक है, जब अपन यहाँ पे जो चार फील्ड की बात करेंगे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, उसकी वजह से फील्ड की बात करेंगे। तो आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों, मेरी ऐसी इच्छा है कि कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़े, काफी डिटेल से, क्योंकि आज की क्लास में अपना कूलम्ब्स लॉ वाला टॉपिक कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन फील्ड के बारे में बात करेंगे, तो टॉपिक साथ के साथ ही कवर होते हुए चलेंगे कि एक लेक्चर में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बाकी इसको अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है भैया, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पढ़ाई जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।